हाय गाइस एंड आज मैं बताने जा रहा हूं आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का जो हमारे टर्म 2 सिलेबस क्लास 10th में इंग्लिश के लिए सिलेबस है उस पर आज हम बात करेंगे। गाइस मैंने आपको फर्स्ट फ्लाइट क्लोथ सेक्शन का पहले ही जो वन शॉट वीडियो है सारे कवर किए हैं और आई होप आपको वो लाइक होगा। एंड स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरा जो कोई वीडियो है वो आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो ये सेकंड बुक है हमारा, इसमें टर्म 2 के लिए जो गाइस है उसमें 4 चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। तो इसमें पहला जो है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है। मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में जो बेसिक स्टोरी है, हम जो थीम कह सकते हैं उसमें ये है कि एक साइंटिस्ट जो कि रिचार्ड एवराइट है वो साइंटिस्ट कैसे बने। तो इसी के बारे में हम बात करते हैं कि रिचार्ड एच एवराइट जो है वो साइंटिस्ट बने कैसे। तो मैं आपको नॉर्मल में बताता हूं कि रिचार्ड एच एवराइट जब छोटे थे गाइस तो उनके फादर का डेथ हो गया था और उनके मदर ने उनको बहुत ज्यादा असिस्ट किया साइंटिस्ट बनने में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो छोटे थे तो उनकी माँ ने उनके लिए टाइम बहुत निकाला और उनके साथ बैठ करके उनके होमवर्क कंप्लीट करवाना या उनको और भी बहुत सारे टास्क असाइन करना, ये सारे काम जो थे उनकी माँ करती थी, उनकी मदर करती थी। और जब वो छोटे थे गाइस तो उनकी माँ ने उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के चीजें ला करके उनको दी थी ताकि वो अपने आप को फ्लरिश कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, डेवलप कर सकें। स्टार गेजिंग का काम भी रिचार्ड एच एवराइट जो थे वो जब ड्यूरिंग द चाइल्डहुड किया करते थे। और यू नो कि खास करके उनका जो मन लगता था वो बटरफ्लाई कलेक्ट करने में था, तो वो बटरफ्लाईज कलेक्टिंग का काम भी करते थे। और मैं आपको बता दूं कि जब वो ग्रेड 2 में थे तब तक उस समय तक उन्होंने 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाईज ऑल अराउंड हिज टाउन वो कलेक्ट कर चुके थे। तो बहुत बड़ी मतलब ये एक उनके लिए उपलब्धि थी। आगे जब वो बड़े होते जाते हैं तो यू नो उनकी माँ ने एक बार उनको एक बुक दिया जो कि जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्किक्स। आप देख सकते हो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्किक्स, ये बुक दिया था उनकी मदर ने उनको। और उस बुक में लास्टली लिखा था एंड ऑफ द चैप्टर की आपके अगल बगल टाउन में जो भी मोनार्क, एक स्पेसी ऑफ बटरफ्लाई था, आपके अगल बगल जो भी मोनार्क बटरफ्लाई दिखे उसको टैग करके आप टोरंटो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, टोरंटो यूनिवर्सिटी जो कि कनाडा में है गाइस, और वहां पे एक डॉक्टर उर्फट करके प्रोफेसर थे बायोलॉजी डिपार्टमेंट के, और उनको वो टैग करके जो भी मोनार्क एक्स बटरफ्लाईज थे उनको भेजना था। अब उस समय रिचार्ड एच एवराइट ने उन्हें अपना काम लगा कि नहीं, मुझे मोनार्क बटरफ्लाई जो है उनको टैग करके डॉक्टर उर्फट को भेजना है। अब फाइंडिंग आउट एक मोनार्क बटरफ्लाईज खोजना ये बहुत ही मतलब मुश्किल भरा था उनके लिए और मतलब बहुत ही टफ वर्क था, टफ काम था, हार्ड काम था। तो हालांकि उन्होंने कुछ किया लेकिन कितना पहुंचा, और फाइनली उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि यार ये कब तक, तो उन्होंने ये रिप्रोडक्शन का काम शुरू किया। ठीक है, वो बेसमेंट में अपने उसका एक जो लाइफ साइकिल था बटरफ्लाई का वो भी मतलब प्यूपा करके और फिर एडल्ट करके, ठीक है, वो सारा मतलब रिप्रोडक्शन का काम शुरू किया वहां पे बेसमेंट में। और फिर उनके पास बहुत सारे मतलब मोनार्क बटरफ्लाईज हो गए और जहां से वो टैग करके और डॉक्टर उर्फट को भेजने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको ये नहीं पता चला पा रहा था कि कितने बटरफ्लाईज डॉक्टर उर्फट तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो फिर उन्होंने वो उनको लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही बोरिंग है। हालांकि उन्होंने ये काम छोड़ा नहीं, वो मोनार्क बटरफ्लाईज के बारे में या उसके लाइफ साइकिल के बारे में, उसके जो सेल थे या और भी चीजें थी उस चीजों के बारे में उन्होंने अपना जो नॉलेज था, अपना जो इंटरेस्ट था उसको बढ़ाना शुरू किया और उसके बारे में बहुत सारे मतलब टेस्ट वगैरह, एक्सपेरिमेंट वगैरह करना शुरू किए। जब वो क्लास 6 में थे तो वो एक कंट्री फेयर में भाग लिए और जहां पे वो मतलब कुछ बढ़िया नहीं दिखाने की वजह से उनको वहां पे कोई अवार्ड वगैरह नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम उन्होंने एक बढ़िया मतलब अपना एक प्लान या इन्वेस्ट लेकर के गया वहां पे और उन्होंने वहां पे सेकंड प्राप्त किया था उस कंट्री फेयर में।
गाइस धीरे धीरे उन्होंने वो दिखाया कि जो मोनार्क एक्स बटरफ्लाईज हैं वो वाइसरॉय बटरफ्लाईज को क्या करती हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाईज जो है वो मोनार्क एक्स बटरफ्लाईज को कॉपी करती हैं। और कॉपी करने का जो मकसद है उसके पीछे ये है कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है उनको जो बर्ड्स होती हैं वो पसंद नहीं करती हैं, वो उनको खाती नहीं है। और इसी की वजह से जो वाइसरॉयज हैं, जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज हैं, वो भी मोनार्क की तरह ही दिखना चाहती हैं कि उनको भी जो चिड़िया है, जो बर्ड है, वो ना खाएं। गाइस यू नो कि बाद में उन्होंने जो गोल्डन स्पॉट्स थे मोनार्क बटरफ्लाईज के बॉडी के ऊपर, वो गोल्ड स्पॉट्स का भी एक इंफॉर्मेशन लेकर के आया और उन्होंने बताया कि उस गोल्ड स्पॉट्स का मतलब है, क्योंकि वो गोल्ड स्पॉट जो है वो एक मोनार्क बटरफ्लाईज के बॉडी डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो बहुत बड़ा मतलब मायने रखता है, काम करता है। और इसीलिए बॉडी के ऊपर, मोनार्क बटरफ्लाईज की बॉडी के ऊपर वो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। धीरे धीरे ये मतलब बहुत सारे टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। जब टाइम बीतते गया तो वो लैब में जाकर के काम किए और वहां पे उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की और उनको बाद में अवार्ड भी दिया गया इस रिलेटेड। उन्होंने एक बहुत बड़ा डीएनए से रिलेटेड जो था मिस्ट्री था वो सॉल्व किया था। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट अपना लगातार चला रहे थे और उनको मतलब ग्रेजुएशन उन्होंने किया, ही कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास। एंड उनके एक टीचर थे जो बताते थे कि ये ड्यूरिंग हिज स्कूल टाइम ही वॉज वेरी इंक्विजिट एंड ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट द मैटर, और बार बार आकर के वो क्वेश्चन पूछते थे और उनका जो भी एक इंटरेस्ट था, उनका जो भी एक हम कह सकते हैं कि सोच थी, उसको शेयर करते थे और बार बार क्वेश्चंस पूछते थे। तो ये और खास करके डिस्कशन करना, प्रोफेसर्स थे, बातों पे डिबेट करना, तो ये एक बहुत बड़ी मतलब उनकी उपलब्धि थी। और ये यही सारी क्वालिटीज थी जो कि रिचार्ड एच अब्राइट को एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने में हेल्प करी। अब आगे देखते हैं गाइस, जो हमारा चैप्टर 2 है जो कि नेकलेस है। नेकलेस मतलब दिस इज हार बोलते हैं, और कैसे एक हार की वजह से एक लेडी जो ममे लॉयजर है, मतलब हम कह सकते हैं एक परिवार, यहाँ पे उनके साथ हस्बैंड भी कनेक्टेड है। तो एक परिवार कैसे मतलब पूरा मतलब उसकी जो खुशियां हैं उनका जो बर्बाद हो जाता है ओवर एम्बिशन की वजह से, मटिल्डा के ओवर एम्बिशन की वजह से, उसकी विश की वजह से, उसके अनएंडिंग डिजायर की वजह से कैसे उसका जो परिवार है वो बर्बाद हो जाता है। तो मैं बताता हूं आपको स्टोरी। ममे लॉयजर करके एक लेडी होती है जो कि बहुत ही रिच परिवार से होती है, लेकिन उनकी शादी जो होती है वो एक पेटी क्लर्क के साथ हो जाता है और वो अपनी लाइफ में खुश नहीं होती हैं। उनके जो डिजायर्स होते हैं, जो विशेष होते हैं, वो बहुत ही काफी होते हैं, लेकिन उनके डिजायर्स और विशेष पूरा नहीं हो पाते हैं। वो चाहती हैं कि वो चांदी के प्लेट में खाएं, उनके घर एकदम चमकते हो और मतलब हर चीज वेल मेंटेन्ड हो, जो कंफर्ट और लग्जरीज का जो क्लाइमेक्स लेवल वो मतलब चाह रही थी। गाइस हस्बैंड एक दिन आते हैं ऑफिस से और उनके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड होता है। वो कार्ड ममे लॉयजर उर्फ मटिल्डा को दे देते हैं और वो सोचते हैं कि मटिल्डा ये देख करके खुश होगी। हालांकि उसकी जो चाहत होती है, उसका जो सोच होता है वो यही होता है कि वो बढ़िया बढ़िया पार्टी में जो है जाए, एंजॉय करे। लेकिन इनविटेशन कार्ड देखने के बाद मटिल्डा खुश के बजाय बल्कि दुखी हो जाती है और वो सैड होकर के, हालांकि हस्बैंड पूछते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो वो कहती है मेरे पास कोई अच्छे ड्रेस नहीं है, मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, पहन करके क्या जाऊंगी पार्टी में। तो वो कहते हैं कोई नहीं, मैंने समर में हंटिंग जाने के लिए कुछ 400 फ्रैंक्स रखे हैं अपने पास, तो वो 400 फ्रैंक्स तुम ले लो और जाकर के एक बढ़िया सा ड्रेस खरीद लो। वो पूछते हैं कि 400 फ्रैंक्स में हो जाएगा ना, 400 फ्रैंक्स एनफ है ना। तो वो कहती है हाँ हो जाएगा। वो जाती है अगले दिन और 400 फ्रैंक्स दे करके बहुत ही अच्छा सा ड्रेस लेकर के आती है। पार्टी के दिन नजदीक आ रहे होते हैं। एक दिन फिर से अचानक जो डिनर का टाइम होता है, उस समय हस्बैंड ने देखा कि मटिल्डा स्टिल अनहैप्पी थी। वो पूछे अब क्या हुआ, तुमने ड्रेस ले लिया, सब कुछ ले लिया,
अब तो खुश होना चाहिए। वो बोलती है मेरे पास एक बढ़िया कोई ज्वेलरी नहीं है, ऑर्नामेंट नहीं है, मैं पहन के क्या जाऊंगी, वहां पे एक से बढ़ के एक रिच लेडी आएंगी। तो वो कहते हैं अच्छा इतने पैसे तो हम है नहीं हमारे पास, तो तुम एक काम करो, तुम्हारी एक फ्रेंड मम्मी फ्रस्टियर है, तुम वहां पे जाओ और वहां पे जाकर के एक हार उनसे ले लो, नेकलेस ले लो। अगले ही दिन जो मम्मी लॉयजल है या मटिल्डा है वो मम्मी फ्रस्टियर के पास जाती है और वहां जाकर के बहुत सारे हारों को देखती है, नेकलेसेस को देखती है, लेकिन फाइनली उसे एक नेकलेस पसंद आता है, वो वहां ट्राई करती है और बहुत ही खुश होकर के वहां से आ जाती है। पार्टी का दिन आ गया था, पार्टी के लिए वो खूब तैयार हुई, वो बहुत ही मतलब टशन में थी, एकदम खुश थी, उसके पास सब कुछ था, वो खूब हैप्पी होकर के पार्टी में जाती है, वो खूब एंजॉय करती है, रात भर पार्टी चलती है और उसके हालांकि जो हस्बैंड होते हैं वो खा करके सो गए होते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 2:30-3 बजता है भोर का टाइम, तो वो लोग पार्टी खत्म होती है और वो लोग घर वापस के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनको कुछ नहीं मिलता है, फाइनली उनको एक बग्गी मिलता है, उस पर बैठ करके वो घर तक आते हैं और जब घर आते हैं तो गाइस मटिल्डा सोचती है कि एक बार क्यों ना फिर से अपने आप को आईने के सामने ले जाए और देखें। और जैसे ही वो जाती है तो वो पाती है कि उसके नेक में जो नेकलेस था वो था नहीं। घबरा सी गई, हाँ, चारों तरफ देखने लगी, अपने जो साड़ी पहन रखी थी उसके फोल्ड्स चेक किए, लेकिन उसको कहीं कुछ भी नहीं मिला। सी वॉज वेरी 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 अपसेट। हस्बैंड को बताती है, दोनों मिलके खूब खोजते हैं। मटिल्डा के हस्बैंड वहां भी चेक करने जाते हैं जहां से वो लोग आए होते हैं, लेकिन उस पूरे रास्ते में उन्होंने देखा कहीं कुछ नहीं मिला। गाइस एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, 1 हफ्ता बीत गया, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला उस नेकलेस के बारे में। फाइनली उनको वो नेकलेस रिटर्न करना था मम्मी फ्रस्टियर को, लेकिन मम्मी फ्रस्टियर को उन्होंने ये बता दिया कि आपका नेकलेस थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए दिया गया है और 1-2 हफ्ते का टाइम मिल गया। तब तक उन्होंने अब पैसा कलेक्ट करना शुरू किया मार्केट से और एक्चुअली जब मम्मी लॉयजल मटिल्डा की शादी हुई थी तो अपने साथ कुछ 17-18 हजार रुपए लेकर के आई थी जो उसके पापा ने उसको दिए थे और फाइनली उन्होंने बहुत सारे पैसे इंटरेस्ट पे लिया, लोन पे लिया और मार्केट में 36,000 फ्रैंक्स दे करके एक वैसा ही नेकलेस खरीदा और मम्मी फ्रस्टियर को रिटर्न कर दिया। खरीदना तो ठीक था, लेकिन खरीदने के बाद जो एक ट्रेजिक लाइफ शुरू होती है मटिल्डा की, वो बहुत ही, उसने घर के सारे सर्वेंट्स को निकाल दिया, मेड को निकाल दिया, वो सारे काम खुद से करना शुरू कर दी, स्वीपिंग, क्लीनिंग एंड वॉट एवर वॉज द वर्क, ग्रोसरी के यहाँ जाना, मार्केट जाना, सब्जियां लाना, हर एक काम जो था वो मटिल्डा खुद ही करना शुरू कर दी। और उस पैसे को कवर करने में गाइस उनको 10 साल लग गए, 10 इयर्स लग गए वो पूरे जो लिए हुए पैसे थे उसको कवर करने में। फाइनली उन्होंने सारा पैसे लौटा दिया और एक दिन जो मटिल्डा थी वो पार्क में घूमने के लिए जाती है और जब वो जाती है तो मम्मी फ्रस्टियर भी उसको वहां दिख जाती है। वो बताती है मम्मी फ्रस्टियर, मम्मी फ्रस्टियर, मम्मी फ्रस्टियर। जब बैक होकर के उसको देखती है तो शी कुड नॉट आइडेंटिफाई हर। वो कहती है हु आर यू, व्हाई आर यू कॉलिंग मी। ओ माय गॉड, बताती है कि मैं वही तुम्हारी दोस्त मम्मी लॉयजल उर्फ मटिल्डा हूं। ओ डियर, हुआ क्या है तुमको, तुम तो एकदम बूढ़ी हो गई हो। फिर वो कहानी बताती है कि कैसे उसको 10 साल लगे, पूरा हार्ड वर्क किया उसने एक एक पैसा कलेक्ट करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ उस नेकलेस की वजह से था। वो उस सीन को याद कराती है मम्मी फ्रस्टियर को और मम्मी फ्रस्टियर कहती है क्या 36,000 तुमने पे किया उसके लिए मार्केट में, लेकिन मेरा वाला तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। और ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। मम्मी लॉयजल को एकदम 440 वोल्ट का बहुत बड़ा झटका लगा ये सुन के। गाइस अब हम आते हैं हमारे 3rd नंबर चैप्टर पे जो कि हैक ड्राइवर है। हैक ड्राइवर गाइस एक ऐसी स्टोरी है जिसमें नरेटर एक लॉ फॉर्म में काम करते हैं एंड ही जस्ट वर्क्स एज अ जूनियर लॉयर। वो वहां पे एज ए जूनियर लॉयर काम करते हैं और वो अपने जॉब से खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनको वीरान गलियों में, गंदे गलियों में भेजा जाता है
लोगों को शमन करने के लिए, पैसे उठाने के लिए एक दिन उनको एक काम असाइन किया जाता है, जहां पे ओलिवर लटकिंस नाम के एक बंदे को शमन करना था, बुलाना था, और उनको शहर से करीब कुछ माइल्स जा करके वहां पे एक न्यू मुलियन करके विलेज था, न्यू मुलियन, ठीक है, यहां देख सकते हो न्यू मुलियन करके जो विलेज था, तो वहां न्यू मुलियन विलेज जाकर के उनको वो शमन उसको बुलाना था, ओलिवर लटकिंस को। ट्रेन पकड़ के वो गांव में पहुंचते हैं और जाने के बाद उनको जो मडी रोड्स दिखाई, मतलब चारों तरफ मडी रोड्स होते हैं और वुडन शॉप, मतलब गुमटी जो हम बोलते हैं, तो वैसे टाइप का एक तस्वीर दिखाई देता है। जैसे ही वो स्टेशन पे जाते हैं उनको एक डिलीवरी वाला दिखाई देता है जो अपना नाम बिल मैग्नूशन बताता है कि मेरा नाम बिल मैग्नूशन है। वो भी उसको बताते हैं कि वो वहां ओलिवर लटकिंस को ढूंढने आए हैं, उनको ओलिवर लटकिंस से काम है। तो वो कहता है ठीक है भैया, मेरे पास एक बग्गी है, घोड़ा गाड़ी, वहां पे उस पर बैठ करके हम लोग चलेंगे खोजने। वो अपनी बग्गी लेके आता है, दोनों लोग बैठ के चल जाते हैं, चल देते हैं। वो कहता है कि ओलिवर लटकिंस हमेशा जुआ खेलता है और इस समय भी वो फ्रिट्ज के शॉप में होगा और पोकर खेल रहा होगा। रास्ते में वो पूछता है कि आखिर में वहां क्यों आए हैं, तो वो कहता है ओलिवर लटकिंस एक्चुअली, उनको लगता है कि बिल मैग्नूशन जो टांगे वाला था वो बहुत ही बढ़िया बंदा था और वो उसको चीजों को शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि वो ओलिवर लटकिंस को समन करने आए थे, क्योंकि बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी वो शहर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी एक केस में पेशी होनी थी एज अ विटनेस। ओलिवर लटकिंस को पकड़ने के लिए बिल मैग्नूशन नैरेटर को बताता है कि हम ही सिर्फ जाएंगे, आप पीछे से सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि आप आगे जाओगे तो ओलिवर लटकिंस तुमको देख लेगा और वो भाग जाएगा। जैसे ही वो फिट्ज के शॉप में जाते हैं, बिल मैग्नूशन अंदर जाता है और वो लटकिंस के बारे में पूछता है, क्या लटकिंस यहाँ आया था? वहां पे जवाब, पहले तो सब शॉक हो जाते हैं, उसके बाद पीछे देखता तो वो जवाब, हाँ आया तो था, लेकिन यहाँ से अभी कुछ देर पहले निकला और कह रहा था कि वो गस्ताफ के यहाँ जाएगा। गस्ताफ एक नाई का नाम है जिसका शॉप है बार्बर का, और वहां जाके शेविंग कराने की बात कर रहा था। वहां से वो लोग गस्ताफ के यहाँ गए। गस्ताफ के यहाँ भी जाने के बाद ये पता चलता है कि गस्ताफ के यहाँ ऑलरेडी उसका बहुत सारा वहां पे क्रेडिट है, पैसा देना है, और गस्ताफ कहता है कि जाओ, यदि मिलेगा तो बता देना कि हम खोज रहे हैं। वहां से वो निकलते हैं और शायद गस्ताफ के यहाँ ज्यादा क्रेडिट होने की वजह से वो ग्रे बार्बर के यहाँ गया हो। ग्रे भी एक नाई था और उसकी शॉप थी। ग्रे के यहाँ भी चेक किए गए तो वहां पता चला कि अभी कुछ ही देर पहले वो कहा कि हम जा रहे हैं वहां पूल साइड में सिगरेट, और एक लोग था कि हाँ हमने देखा था वहां पे वो सिगरेट ले रहा था। उसके बाद वो लोग वहां गए, लेकिन वहां पता चला कि नहीं, अभी कुछ ही देर पहले निकल गया। अब यहाँ पे नैरेटर को गाइस फील ये होता है कि बार बार जैसे ही लगता है कि वो अब पहुंचने वाले हैं, ओलिवर लटकिंस को पकड़ने वाले हैं, लेकिन जाने के बाद वहां पे ओलिवर लटकिंस नहीं मिलता। अब एक्चुअली दोपहर के 1 बज चुके थे और जो नैरेटर थे उनको भूख लगी थी, तो वो कहे चलो बिल मैग्नूशन को कि चलो कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं खाने के लिए। हालांकि बिल ने उनको मना कर दिया। वो कहा कि यहाँ के रेस्टोरेंट अच्छे नहीं है और मैं आपको अपने घर से खाना पैक करवा दूंगा और $50 ही आपको पे करने होंगे। तो वो घर पे खाना पैक कराता है, खुद के लिए भी और उनके लिए भी, और खाना लेके वो पहाड़ियों पे चले जाते हैं जहां पे हिल टॉप पे बैठ करके वो खाते हैं। दौरान में बिल मैग्नूशन उनको उस गांव में न्यू मुलियन की बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बताता है और बहुत सारे कमेंट्स करता है। खाना खा करके जब वो फिर हिल टॉप से नीचे आते हैं तो वो एक दोस्त होता है ओलिवर लटकिंस का, जिससे वो पूछते हैं तो वो बोलता है कि वो अपने माँ के फार्म हाउस की तरफ गया। वो लोग उसके माँ के फार्म हाउस की तरफ जाते हैं। रास्ते में जो हेड ड्राइवर होता है बिल मैग्नूशन, वो नैरेटर को बताता है कि जो ओलिवर लटकिंस की मदर है वो बहुत ही बड़ी, मतलब एक बीच है, मतलब करीब 7 फीट लंबाई है उसकी, 4 फीट चौड़ाई है, और मुझे तो एक बार मेरी जानें निकाल दी थी। वो वहां पहुंचते हैं, उसकी माँ वही होती है और वो कहती है कि मुझे क्या लेना देना भला ओलिवर लटकिंस से। वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और
बिल मैग्नीशन ये बताता है कि ये बंदा जो आया है ये कोई सामान्य बंदा नहीं है, शहर से आया है और इसके पास वारंट है तुम्हारे बेटे को पकड़ने के लिए। और इसके बाद वो लोग इधर उधर फाइंड आउट करते हैं लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। फाइनली शाम का टाइम हो जाता है और नैरेटर कहता है कि अब मुझे तो रिटर्न जाना होगा और वो वहां से फिर ट्रेन पकड़ के चला जाता है। शहर जाने के बाद जब उस इंचार्ज को उसके फार्म हाउस के पता चलता है कि ये बिना लिए आ गया तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। और अगले दिन जो कि ओलिवर लटकिंस को बंदा पहचान रहा था, उस बंदे के साथ फिर से एक बार नैरेटर को जाना पड़ता है न्यू मुलियन। जैसे ही फिर वो वहां पहुंचते हैं तो जो बिल मैग्नीशन हैक ड्राइवर था और जो वहां पे उसकी ओलिवर लटकिंस की मां, दोनों लोग वहां पे साथ थे। तो वो कहता है देखो ये जो बंदा है ना बहुत ही हेल्पफुल है, लास्ट टाइम मैं आया था तो ये ओलिवर लटकिंस को पकड़ने में मेरी मदद की थी। तो उसके साथ वाला जो था वो तो पहचान ही रहा था, तो कहता है अरे यार ये ऑलरेडी यही तो ओलिवर लटकिंस है। और ये सुनकर के सब लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद वो लोग चाय पीने के लिए ऑफर करते हैं इनको और यहाँ पे जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। लास्ट चैप्टर गाइस हमारा है जो भोली है। गाइस भोली चैप्टर जो है एक बहुत ही मतलब दिस इज समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब जो हमारे समाज के अंदर एक विकृतियां हैं, समाज के अंदर जो एक इविल्स है उसको दिखाया है और कैसे एक लड़की उस चीज को हटाती है। मैं आपको कहानी बताता हूं कि सुलेखा नाम की एक लड़की होती है जो कि बचपन में चारपाई के गिर जाने की वजह से उसका जो उसको थोड़ी चोटें आ जाती हैं सर पे और उसका जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से सब लोग उसको भोली भोली कहने लगते हैं। हालांकि जब वो कुछ 2 साल की होती है तो उसे स्मॉल पॉक्स भी हो जाता है और उसका पूरा बदन जो है वो ब्लैक स्पॉट से भर जाता है। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, उसके बदन में आईज आंखें बची होती है, पूरा बॉडी होता है। रामलाल की आखिरी बेटी होती है भोली। रामलाल की 4 बेटियां होते हैं, 3 बेटे होते हैं जिसमें राधा, मंगला, चंपा और भोली होती हैं। राधा की शादी हो गई होती है, मंगला की शादी सेट होती है, चंपा की शादी करनी होती थी और कोई टेंशन नहीं था और तीनों बच्चे बाहर पड़े रहे थे रामलाल के। भोली को लेकर के थोड़ा सा चिंता था क्योंकि वही एक तो दिमाग से भी मतलब मानसिक रूप से भी असंतुलित थी और थोड़ा सा लुकअप भी उसका ठीक नहीं था। एक दिन जो था वो क्या आया, उनके गांव में तहसीलदार साहब आए एक गर्ल प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, इनॉग्रेशन करने के लिए। तो जब वो आए तो रामलाल भी एक एम्प्लॉय थे और नंबरदार के पोस्ट पे थे वो। तो तहसीलदार साहब बोले रामलाल तुम अपनी बेटियों को जरूर भेजना। अगले दिन रामलाल अपनी वाइफ से रात में बोले कि तहसीलदार साहब कह के गए हैं कि हमें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना। उनकी वाइफ भड़क गई, गुस्सा हो गए, बोली बेटियों को स्कूल भेजोगे तो उनसे भला शादी कौन करेगा। वो बोले अरे भैया कुछ भी करे, तहसीलदार साहब का आदेश है, मतलब यह टू सेंड। अगले दिन रामलाल जगे और फिर वो सुबह भोली को पकड़ के ले जाने लगे। भोली जाने के लिए एकदम मानी नहीं, उसको लगा यार लक्ष्मी काऊ एक हुआ करती थी उसके घर में और उसको भी ऐसे ही एक बार खींच करके ले गए थे। तो वो सोची शायद मुझे भी ले जाकर के और मेले में बेच देंगे, तो वो हाथ छुड़ा ली। बाद में रामलाल हालांकि गुस्सा हो गए और उसकी माँ को बोले इसको अच्छे से इसका बाल वगैरह कम कर दो, अच्छे कपड़े पहना दो। भोली को अक्सर ही पुराने कपड़े पहनने को दिए जाते थे, चंपा के द्वारा छोड़े हुए कपड़े या उसे जो कपड़े छोटे हो जाते थे वही भोली को पहनने के लिए दिया जाता था। भोली के बाल में तेल वेल लगा करके पहली बार बांधा गया और लगभग नया ही था। हालांकि वो चंपा ने बहुत दिनों के बाद मतलब वो उसको साफ करके रखा गया था, लेकिन उसके लिए न्यू था तो लगा कि कहीं आज स्पेशल जगह जाने वाली है। फाइनली रामलाल और भोली स्कूल पहुंच गए और रामलाल ने हेड मिस्ट्रेस जो थी स्कूल की उनको जिम्मेदारी लगा के और वहां से चलाया। हेड मिस्ट्रेस उसको ले जाकर के एक क्लास जहां पे उसने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो बैठे थे, नीचे एक जो था वो मैट डाला गया था, दरी बिछाया गया था, उस पे बैठे थे और एक मैडम थी जो कि पढ़ा रही थी।
भोली जाके एक कॉर्नर में बैठ गई और उसने उस वॉल पे बहुत सारे पिक्चर्स लगे थे और वो देखने लगी, जिसमें पैरट के पिक्चर थे, काऊ के पिक्चर थे, गोट का पिक्चर था। और उसे देखते देखते फिर मैम उसके बगल में आई और पूछी तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कही, हालांकि वो बोल नहीं पाती थी, सी हैड द स्टैमरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, और वो हकलाने की बीमारी थी, आदत थी, जब छोटे पर वो गिर गई थी तो वहां पे उसको प्रॉब्लम हो गया था। वो बोल नहीं पाई और जैसे ही भाव भाव की तो सारे बच्चे हंसने लगे और वो फिर से रोने लगी। वो बैठ करके रोने लगी और मैम चली गई अपना काम करने। कुछ देर के बाद जब स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी तो सारे बच्चे बाहर निकल गए। भोली अब भी सॉबिंग कर रही थी, सिसकियां ले रही थी। फिर मैडम उसके पास गई और इस बार बहुत ही प्यारे आवाज में उन्होंने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? और इस बार भोली ने बहुत प्रयास करके और अपना नाम भ भ भ भ भोली बताया और बोली, भोली तुम एकदम बोलोगी, जरूर बोलोगी, तुम रोज पढ़ने आओ। और उन्होंने उसको किताब भी दिया, बोला कि पहले ये किताब पढ़ो, उसके बाद तुमको दूसरा किताब भी देंगे। और भोली वहां से वापस चली जाती है घर, मैडम से ये वादा करके कि वो रोज स्कूल आएगी। अब कुछ सालों के बाद में जो भोली का गांव था वो बड़ा हो गया था, वहां पे एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थी, वहां वो एक टाउन हो गया था, बहुत सारे दुकान खुल गए थे। और भोली जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी वो स्कूल हाई स्कूल हो गया था। और एक रात की बात है, भोली जब अपने चारपाई पे आंगन में लेटी थी तो वो सुनी जो उसके पापा रामलाल थे उसकी माँ से उसके शादी की बात कर रहे थे। विशंभर नाथ करके कोई लड़का था उसके बारे में, जो रामलाल बताते हैं कि विशंभर नाथ बहुत बढ़िया है, उसके पास बहुत सारे बैंक में पैसे हैं और उसका खुद का बिजनेस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसका एज जो है लगभग लगभग मेरे एज जितना है। तो उसकी माँ तो क्या हुआ, एज ही तो है, लड़कों का एज थोड़ी देखा जाता है, 40-50 तो नॉर्मल होता है। तो उसके बाद फाइनली शादी का डेट फिक्स हो गया और रामलाल खूब बढ़िया से धूमधाम तरीके से लेकर के अपनी बारात आया, बैंड बाजी बारात के साथ में। चारों गांव में शोर था और भोली की जो बहनें थी वो देख करके जेलस फील कर रही थी कि इतना सुंदर बारात, इतनी अच्छी बारात हम लोगों की भी नहीं है, ये भोली वाला देखो ये पागल है और इसकी देखने में भी मतलब अगली है, फिर भी इसकी बारात इतनी अच्छी है। शादी का समय हुआ, मंडप में दुल्हन को लेकर के आया गया, सेक्रेड फायर जल रहा था वहां पे। वरमाला पहनाने के लिए घूंघट का जब वेल घूंघट उठाया गया दुल्हन का, तो रामलाल जैसे ही विशंभर नाथ ने माला डालने की कोशिश की तो उसने देखा बहुत सारे चेहरे पे दाग हैं, काले काले धब्बे, और तुरंत विशंभर नाथ ने अपना माला खींच लिया। वो बोला नहीं, और बगल में दोस्त था, बोला देखे? बोला हाँ देखे तो, और तुम अपना देखो। तो कहा नहीं, शादी नहीं करेंगे। वो रामलाल को बोलता है कि यदि आप चाहते हो कि मैं इससे शादी करूं तो आपको 5,000 रुपए एज ए डॉरी देने होंगे, दहेज के रूप में देने होंगे। रामलाल गिड़गिड़ाता है, अपनी पगड़ी टर्बन जो है उसके पैर पर पटक देता है, कहता है नहीं नहीं 2,000 रुपया में मान जाओ। लेकिन वो कहता है नहीं 5,000 मतलब 5,000। फाइनली रामलाल उसको 5,000 रुपया देता है। लेकिन अब वो तैयार हो जाता है माला डालने के लिए और भोली का घूंघट फिर से एक बार उठाया जाता है। जैसे ही वो डालता, भोली इस बार जो माला था उसको अपने हाथ से मार देती है और वो जा करके जो सेक्रेड फायर चल रहा था उसमें गिर जाता है। और वो अपने घूंघट को हटाती है और कहती है बाबा मुझे ऐसे लालची लोगों से शादी नहीं करनी है। और वो बगल में कुछ लोग खड़े थे, वो कहते हैं देख रहे हो, हम लोग तो इसको जानते थे कि ये गाय की तरह बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन आज भला कैसे बोल रही है। वो कहती है अच्छा मैं आप लोगों को सीधी, हाँ मैं कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं अब शादी नहीं करूंगी। रामलाल कहते हैं कि आखिर में तुम क्या करोगी, अब तुमसे कौन शादी करेगा। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं पिताजी आप ही लोगों की जब बूढ़े हो जाओगे तो आप लोगों का टेक केयर करूंगी, आपकी सेवा करूंगी। और उसकी मैडम भी उस शादी में आई थी, वो बगल में थी और उनसे पूछती है कि अपने पढ़े हुए स्कूल में जाकर के पढ़ाऊंगी, है ना मैडम। तो उसकी जो टीचर थी वो जवाब देती है यस भोली। और यहाँ पे एक अथर बाद में कहती है कि जो सुलेखा
यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, शुरू में उसका शुरू से लास्ट तक भोली भोली अथर ने लिखा है, लेकिन लास्ट वाले पैराग्राफ में फिर उसको सुलेखा करके बताया गया है। और इसके पीछे का एक ही कारण है, इसलिए क्योंकि जो सुलेखा भोली थी उसने अपना एक स्टैंड पोजीशन लिया और एक बहुत ही बड़ा मतलब स्टेप लिया अपने लाइफ में, और इसी की वजह से इस सोच की वजह से, इस थॉट की वजह से अथर ने उसको भोली ना करके फाइनली सुलेखा बोला है। सो थैंक यू गाइज, ये तो थे टर्म 2 में फुटप्रिंट विदाउट फिट का सिलेबस है आपके लिए। आगे पोएट्री सेक्शन अभी बाकी है फर्स्ट फ्लाइट का, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा। सो थैंक यू वंस अगेन, आई वांट टू टेल यू, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय चैनल। थैंक यू।